हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 21 अक्टूबर और आई होप कि आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही है, तो जो स्टूडेंट्स एसएससी मेंस में अपेयर होने वाले हैं वो क्लास रेगुलरली देखें। आपको इसे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी मिलेगी और आपका स्कोर भी आप इंक्रीज कर पाएंगे। चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी फ्यू क्वेश्चन जो आपसे लास्ट क्लास के अंदर पूछे गए थे। पहला सवाल था कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये स्टेट है आसाम। ये हमने न्यूज इसलिए पढ़ी थी बिकॉज एक बटरफ्लाई की बात की थी हमने कि भारत में सर्वाधिक बटरफ्लाई की स्पीसीज कहाँ मिलती है, वो मिलती है स्पीसीज प्रजातियां मिलती है नामदफा नेशनल पार्क, जो कि है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर हाईएस्ट बटरफ्लाई की स्पीसीज मिलती है कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, जो कि स्थित है आसाम के अंदर। थोड़ी अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो कहाँ पर है ये देखिए। अगर आप भारत का मैप देखें तो जो हिमालय हमारे भारत ग्रेट हिमालय है उसका ईस्टर्न पार्ट है, यानी ईस्टर्न हिमालय की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर ये अवस्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर। ये कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो निकलती है हमारे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, चेमयांगडोंग ग्लेशियर है वहां से निकलती है, तिब्बत से ऑल टुगेदर फ्लो करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है। और जब ये रिवर जिसका नाम है, जब ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी चेमयांगडोंग ग्लेशियर, इसका नाम होता है यारलोंग सांगपो। ठीक है, लेकिन जब भारत में एंटर होती है इसका नाम कुछ और होता है, बट जैसे ही आसाम के अंदर एंटर करती है इसका नाम होता है रिवर ब्रह्मपुत्र। तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सुबनसिरी, इस तरह की इसकी सहायक नदियां मेनली। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पर है, बिटवीन दी ब्रह्मपुत्र रिवर एज वेल एज दी कार्बी हिल्स, जो मिकिर हिल्स है के बीच में अवस्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। और दीफू रिवर की बात करें तो ये नदी दीफू नदी इस नेशनल पार्क से बहकर निकलती है। नेशनल हाईवे 37 है वो भी यहीं से पास होता है। ध्यान रखिएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको 1974 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला है, तो ये मिला 1974 के अंदर। और ये भारत की एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर भी एक लिस्टेड अचीवमेंट है, साइट है, वो 1985 के अंदर इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, और 2006 के अंदर से बनाया गया था टाइगर रिजर्व। क्लियर। ये मेन बात ये है कि 1974 में बनता है नेशनल पार्क, 1985 के अंदर बनता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2006 के अंदर बनता है टाइगर रिजर्व। क्लियर। कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा भारत का एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया। मींस यहाँ पर भारत में पाए जाने वाले जो पक्षी की प्रजाति हैं काफी महत्वपूर्ण प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। क्लियर। अगर हम बात करें एक पक्षी की जिसका नाम है, पक्षी नहीं एक एनिमल की, उसका नाम है वन हॉर्न्ड राइनो, यानी जो गेंडा होता है एक सिंग वाला गेंडा है, उसकी विश्व की 2/3 जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है, वो यही है काजीरंगा नेशनल पार्क। मींस इट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ होम टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। इसके बात करें, एक हुलो गिबन होता है, यानी एक प्रकार बंदर होता है ये जो कि आवाज निकालता है, हुलो गिबन भी जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो भी यही मिलता है हमें। ठीक है, एक बंगाल फ्लोरिकन है, बंगाल फ्लोरिकन पक्षी है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पर मिलती है हमें एलिफेंट ग्रास, यानी जिसकी हाइट क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कहा जाता है कि एलिफेंट ग्रास है ये। सेकंड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हाल ही में किस वर्ष के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन कब शुरुआत किया गया था। शुरुआत होती है इन द ईयर 2023। कब होती है, 2023 के अंदर। क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि नवंबर 26 को हमने किया था सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कब बनाया था, 26 नवंबर को बनाया था 1949 के अंदर। तो 75th एनिवर्सरी आएगी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लोरिफिकेशन कैंपेन यानी संविधान महिमा अभियान चलाया गया, शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका वैसे ऑलरेडी क्या होगा, संविधान में उल्लिखित जो अलग अलग प्रावधान है, जो अलग अलग अधिकारों की बात की गई है, संवैधानिक संस्थाओं की बात की गई है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स इंपॉर्टेंस एज वेल एज द असेंबली डिबेट्स, यानी उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस प्रकार से डिबेट हुई थी उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, उसकी जानकारी देना। क्लियर। एज वेल एज टू शो द गवर्नमेंट
हाउ द गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस प्रकार सरकार के द्वारा संविधान को समय समय पर अमेंडमेंट यानी संशोधन करते हुए इसको मजबूत बनाया गया है बाई वेरियस अमेंडमेंट्स। क्लियर? ये कौन मैनेज कर रहा है? सो भारत का संस्कृति मंत्रालय है वो इसे मैनेज कर रहा है। अगला सवाल पूछा गया था, हाल ही में भारत का तीसरा स्टेट कौन सा बना है? थर्ड, विच स्टेट हैज बिकम द थर्ड स्टेट टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस, यानी जाति आधारित जनगणना की बात करें तो ये शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है एज अ थर्ड स्टेट? तो पहला था बिहार, सेकंड आंध्र प्रदेश है, तीसरा है तेलंगाना स्टेट। कौन सा है? तेलंगाना स्टेट के सीएम है रेवंत रेड्डी जी, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि वी विल कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस इन द कंट्री आफ्टर बिहार एज वेल एज द आंध्र प्रदेश। सरकार का इसके पीछे जो उद्देश्य क्या है? सरकार चाहती है हमारे पास एक रोबस्ट डेटा हो बेस्ड ऑन द कास्ट, सो दैट वी कैन डेवलप और वी कैन इंश्योर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम, यानी इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक योजनाएं होती है जो कि हमारे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करती है। जिस प्रकार से एजुकेशनल है, पॉलिटिकल है, एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, और रोजगार क्षेत्र के अंदर सभी को फायदा मिल सके, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का मानना है। और इसमें क्या होगा? एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हमारे वीकर सेक्शंस है उनको भी इसमें काउंट किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का। ए रेवंत रेड्डी जी कहाँ के सीएम है? तो तेलंगाना स्टेट के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी जी। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है टू डिसाइड द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी इन द लोकल बॉडीज, यानी जिस प्रकार से पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स के इलेक्शन होते हैं उसमें किस प्रकार से ओबीसी को यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को फायदा मिलेगा, कितना रिजर्वेशन हो, इसका आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। क्लियर? चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर दें आज का। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आज रही है अखबार में, हम देख लेते हैं। दो तीन न्यूज इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहला है विजया किशोर राहतकर, क्या नाम है? विजया किशोर राहतकर। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में? बिकॉज शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग जिसकी स्थापना होती है इन ईयर 1992, उसकी बनी है 9th चेयरपर्सन। क्या बनी है? 9th चेयरपर्सन। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का काम क्या है? इसका काम है कि महिलाओं के अधिकारों को इंश्योर करना, साथ ही साथ क्या करना, जो उनकी कंप्लेंट्स आती है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस केसेस से हो, एसिड अटैक से हो, किसी प्रकार की कंप्लेंट अगर महिलाओं के संबंध में आती है उसको दूर करना। ठीक है, तो विजय किशोर राहतकर है, ये पहले क्या थी? तो शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर विमेन, यानी महाराष्ट्र का जो राज्य महिला आयोग था उसकी थी चेयरपर्सन। और अब इन्हें बनाया गया है एज दी, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगर हम बात करें इस आयोग के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू, तो कब बना था? तो देखिए इसकी स्थापना होती है थ्रू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। 1990 में एक अधिनियम आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, उसके द्वारा स्थापना होती है। और कब बनता है ये? it was operationalized on the 31st of जनवरी 1992, यानी अधिनियम तो कब आता है? 1990 में, लेकिन स्थापना कब होती है? ये तो एक्ट आएगा, एस्टेब्लिशमेंट कब होगा? स्थापना होगी 1992 के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब एक प्रकार का क्या है, जब भी कोई संस्था किसी अधिनियम के माध्यम से बनती है तो वो क्या कहलाती है? हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी। ये क्या हो जाएगा? संवैधान सांविधिक या वैधानिक निकाय, जिसका मतलब क्या है? So it is not mentioned the provision regarding the NCW are not mentioned in the Indian Constitution, so it is not a constitutional body, it is a statutory body because it has been established, it was established by the Parliament Act of 1990 under the National Commission for Women Act 1990। ठीक है, अब इसके मेंबर की बात करें, इसमें कुल होते हैं, एक तो होता है चेयरपर्सन। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें, संगठन किस प्रकार से है? क्योंकि
ये तो हमने बात कर ली इसकी करंट अफेयर्स की, मतलब 9th चेयरपर्सन बनी है विजया किशोर आयतकर जी। बट हमारा स्टैटिक पार्ट भी हमें पता होना चाहिए कि एनसीडब्ल्यू काम क्या करता है और ये कब बना था। इसके कंपोजिशन की बात करें, इसमें मेजरली है 3 मेंबर्स हैं, सॉरी 3 कैटेगरीज हैं। पहले तो होंगे चेयरपर्सन, यानी इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरे होंगे 5 मेंबर्स, यानी 5 इसके क्या होंगे, सदस्य। एक होगा इनका मेंबर सेक्रेटरी, यानी सदस्य सचिव होगा, मतलब 1 + 5 + 1, यानी कुल 7 इसके अंदर मेंबर होंगे, इंक्लूडिंग दी चेयरपर्सन एज वेल एज दी मेंबर सेक्रेटरी। तो 7 सदस्य हैं। और हम टर्म की बात करें तो कितना टर्म होगा इनका, टर्म होगा 43 ईयर्स, यानी इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का, 3 साल का कार्यकाल होने वाला है। और इन्हें अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर। अगर हम बात करें फर्स्ट चेयरपर्सन की, तो वो कौन थी, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चेयरपर्सन थी वो है जयंती पटनायक जी। जयंती कब बनी थी ये, इन दी ईयर 1992। ठीक है, 3 साल का कार्यकाल होता है। 9th बनी हमारी विजया किशोर आयतकर जी, पहली जयंती पटनायक जी। कुल मेंबर इसमें होते हैं 5, और दो एक चेयरपर्सन होता है, एक होता है मेंबर सेक्रेटरी। टोटल देखिए 7 मेंबर्स है, टर्म होता है 3 साल का। तो इसका गठन होता है 31 जनवरी 1992 को बाई दी एक्ट ऑफ 1990 एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990। ये स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब इसका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं मिलता है। एक न्यूज निकल कर आती है आईएसएसएफ शूटिंग कप से, ठीक है, तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में क्या है, भारत को मिले हैं 4 मेडल, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज है। तो आपके लिए काम की बात यहाँ से यही निकलती है कि भारत को किसे मेडल मिला है। तो एक तो मिला है सोनम मस्कर, दोनों शूटिंग से बिलोंग करते हैं। तो दूसरे हैं विवान कपूर, इन्हें मिला है सिल्वर मेडल आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर। क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। चीन टॉप पर है, 8 मेडल है चीन के पास, भारत के पास 4 मेडल है, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिले हैं। 2 ब्रॉन्ज प्लस 2 सिल्वर, ये भारत को मिले हैं आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के अंदर। 2 सिल्वर प्लस 2 ब्रॉन्ज। क्लियर। एक तीसरी न्यूज आपके लिए है, ये है न्यू ड्रग डिलीवरी टू ट्रीट ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस। ब्रेन यानी इसे बोलते हैं CNS टीबी, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टीबी। क्या कहा जाता है, देखिए अब टीबी के बारे में सबने सुना होगा कि जो तपेदिक या क्षय रोग होता है, इसको रोकने के लिए सरकार ने टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया, जिसमें कि भारत का टारगेट है 2025 तक टीबी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाए, नहीं खत्म कर दें भारत में। लेकिन चैलेंजेस क्या है, एक वर्जन इसका है जिसे कहते हैं हम CNS टीबी, यानी सेंट्रल नर्वस ट्यूबरकुलोसिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टीबी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा टीबी का बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता है। अब नॉर्मली क्या दिक्कत आती है हमारे साथ कि MDR टीबी और XDR टीबी होती है, इनको ट्रीट हम कुछ हद तक कर सकते हैं वेरी इनिशियल स्टेजेस में। बट अगर मान लो बैक्टीरिया कहाँ पहुंच जाए, ब्रेन तक, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको ट्रीट कैसे करें। अब तक हमारे पास जो मेडिसिन थी वो क्या होती थी, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती थी ड्यू टू ब्रेन बेरियर। ठीक है, रीजन क्या था उसका, उसका सिंगल रीजन था कि ब्रेन बेरियर था हमारे, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जो मेडिसिन थी उसको कहां तक नहीं पहुंचने दे, ब्रेन तक। क्लियर। इसे कहते हैं CNS टीबी, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसका नाम क्या था, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसे कहते हैं BBB। इसकी वजह से क्या होता था, मेडिसिन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब इसी के लिए दूर करने के लिए एक संस्थान है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो स्थित है मोहाली के अंदर। इसने डेवलप किया है नया ड्रग। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेस एंड
टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर है, मोहाली के अंदर। इसने डेवलप किया है एक नेचुरल मटेरियल हमारे को मिलता है चाइटोसन, क्या नाम है उसका, चाइटोसन। उसको यूज करते हुए क्या करेंगे, चाइटोसन क्या है, नैनो एक हमारा नेचुरल मटेरियल है, इसको यूज करते हुए हम ब्रेन तक क्या करेंगे, नेजल के थ्रू यानी नाक के थ्रू क्या करेंगे, इसको हम पहुंचाएंगे ब्रेन तक, जिससे कि सीएनएस टीबी का हम ट्रीटमेंट कर पाए। ये हमारे लिए अचीवमेंट की बात है, न्यू ड्रग डिलीवरी टू ट्रीट ब्रेन टीबी या सीएनएस टीबी, जिसमें कि चाइटोसन का यूज करते हुए आईएनएसटी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के द्वारा चाइटोसन को यूज करते हुए, जो कि प्राकृतिक पदार्थ इसको यूज करते हुए सीएनएस टीबी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है जो कि है एक बैंक से यानी बंधन बैंक है, उसके एमडी और सीईओ रिसेंटली कौन अपॉइंट किए गए। चार ऑप्शन आपके सामने है, पार्थ प्रतीम सेनगुप्ता जी, रतन कुमार केश जी, चंद्रशेखर घोष जी, संदीप बख्शी जी। क्लियर। तो पहला ऑप्शन है पार्थ प्रतीम सेनगुप्ता, और इन्हीं को बनाया गया है चेयरपर्सन सॉरी न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ दी बंधन बैंक। और किसने अप्रूवल दिया है, सो रिसेंटली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन दी अप्रूवल टू अपॉइंट Parth Pratim Sengupta as the new MD and CEO of the Bandhan Bank. Clear? और पहले क्या था, ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, उसके एमडी और सीईओ थे। क्लियरली। और टर्म क्या होगा, इनका टर्म होगा 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अगर हम इसमें एक ऑप्शन देखा था हमने रतन कुमार केश का, बी ऑप्शन, तो ये क्या है, ये इंटरिम सीईओ थे जब तक कि पार्थ प्रतीम सेनगुप्ता को अपॉइंट नहीं किया गया एज द न्यू एमडी एंड सीईओ। तब तक कौन थे, ये थे रतन कुमार केश जी। अगर हम बात करें बंधन की, इसके फाउंडर कौन है, तो चंद्रशेखर घोष, इनका भी नाम हमने देखा है लिस्ट में, ऑप्शंस में, चंद्रशेखर घोष है। ये कौन है, ही इज द फाउंडर ऑफ द बंधन। अगला प्रश्न आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन, यानी राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन संचरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। चार स्टेटमेंट है। तो पहला है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय विद्युत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा इस योजना को बनाया गया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये प्लान के तहत क्या होगा, कुछ कंट्रीज को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले हैं बाय द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, इट एम्स टू ट्रांसमिट 500 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030 एंड ओवर 600 बाय। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम चाहते हैं जिस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है इसको रिवोल्यूशनाइज करें, यानी इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए, जिसमें क्या होगा 2030 तक 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड से बनने वाली मेजर एनर्जी है उसको अचीव करें, कैपेसिटी डेवलप कर लें, और 2032 तक हम इस कैपेसिटी को बढ़ाते हुए 600 गीगावाट तक हम पहुंचा दें। बिल्कुल सही है, उसको संचरण भी करना करेक्ट आंसर, उस करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है, द प्लान विल एड्रेस पावर नीड्स ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग हब्स फॉर ऑफ कोस्टल लोकेशन, यानी जो तटीय क्षेत्र हमारे हैं वहां पर क्या होता है, जो कि ग्रीन, जहां पर ग्रीन अमोनिया निर्माण होता है या होता है ग्रीन हाइड्रोजन का, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी हमारा सही है। अब देखिए तीन ऑप्शन अगर सही है, फोर्थ ऑल टुगेदर इनकरेक्ट होगा। क्या कहता है फोर्थ ऑप्शन, द प्लान प्रोवाइड्स क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शंस विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, क्या भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं कि भारत पाकिस्तान को देगा इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर हैविंग सो मेनी टेरर अटैक्स। तो पाकिस्तान जो कंट्री है ना, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये आपको टफ करने के लिए किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान इसका राइट आंसर, पाकिस्तान राइट आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन डी जो हमारा ये ऑल टुगेदर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये जो कंटेंट लिया गया है सारा पीआईबी से लिया गया है, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज से, और ऑथेंटिक न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू है। तो इन कंटेंट के बारे में आप ऑथेंटिसिटी जो है इसके बारे में इंश्योर रहिएगा। आपको आपके साथ जो भी जानकारी दी जा रही है काफी ऑथोराइज्ड इन्फॉर्मेशन है, तो लेके आप कभी चिंता मत करिएगा। हमारी टीम काफी मेहनत भी कर रही है। हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लेक्चर को लाइक भी करें, इससे हमारी टीम को मोटिवेशन भी मिलेगा और हम अच्छा कंटेंट आपके लिए फर्दर क्लासेस में ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या के अंदर। तो ये प्लान किसके द्वारा बनाया गया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसकी स्थापना होती है 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के द्वारा। बिल्कुल। इसमें क्या होगा, उसमें आ गए हैं, उससे पहले क्या है, इसकी घोषणा किसने की है, इसे लॉन्च किया गया है श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नई दिल्ली के अंदर इसका लॉन्च सेरेमनी हुआ है। अब इसकी बात करें, इसमें क्या होगा, इट विल लिंक द सोर्स जनरेशन एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी क्या होगा,
जो हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है ट्रांसमिशन का, इसमें क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दोनों को लिंक करना इसका काम रहेगा। दूसरा है, ये डीएस क्या होता है, हमारी ग्रिड्स क्या होती है, ग्रिड को जोड़ेगा ये। मेजर हाइलाइट्स क्या है इसकी, तो हम चाहते हैं कि 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी 2030 तक ट्रांसमिशन का डेवलप कर लें और 2032 तक 600 गीगावाट का इंस्टॉल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन हम अचीव कर लें। तो पहला स्टेटमेंट सही है ये भी। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 47 गीगावाट हम करें प्रोड्यूस, एज वेल एज दी 31 गीगावाट फॉर दी पंप स्टोरेज प्लांट। ठीक है। तीसरा है कि इसमें क्या होगा, जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पर, मुंद्रा, कांडला, गोपालपुर, पारादीप, तूतीकोरिन, वाइजैग और मंगलोर, यहाँ पर क्या बनता है, अगर यहाँ पर ग्रीन अमोनिया बन रही है, ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इनको दी जाएगी। साथ ही साथ हम कर रहे हैं कि लगभग 1,91,000 सर्किट किलोमीटर की दूरी का एक ट्रांसमिशन हम लाइन एड करने वाले हैं। मतलब जो भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो भी हमारी विद्युत संचरण के लिए ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें अगले 10 वर्षों में 2031-32 तक क्या करेंगे हम, अगले 8 वर्ष में, 10 साल में, सॉरी 10 साल के अंदर 2022 से लेकर के 2022-23 से लेकर के 2031-32 तक हम क्या करेंगे, लगभग 1,91,000 सर्किट किलोमीटर की दूरी हम इसमें और जोड़ देंगे ट्रांसमिशन लाइंस की। क्लियर। एक हम चाहते हैं कि जो हमारी इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, उसे बढ़ाकर कितनी पहुंचाएं, अल्टीमेटली हम पहुंचाएं 168 गीगावाट तक बाय द एंड ऑफ ईयर 2032। यानी आपके लिए काम की बात है, 2032 तक हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 191 यानी 1,91,000 सर्किट किलोमीटर की दूरी भी उसको ऐड कर लेंगे लाइंस को, और 2032 खत्म होते होते 168 गीगावाट का 168 गीगावाट का हम ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी है इंटर रीजनल, उसको अचीव कर लेंगे। क्लियर। अगला इसके अंदर बात करें क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन, यानी हमारे आसपास के देश हैं, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं। तो कौन कौन से देश हैं वो, वी विल डेवलप ट्रांसमिशन लाइन विद नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, और अगर पॉसिबल हुआ तो सऊदी अरब और यूएई। अब देखिए कितना दूर है भारत से ये, यहाँ तक भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे रीन्यूएबल एनर्जी को। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रबी कैंपेन, यानी रबी फसल के लिए, रबी अभियान के लिए कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर के अंदर हुआ है। ये सवाल आपके लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रबी कैंपेन रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो नागपुर, ईटानगर, सोनीपत और नई दिल्ली। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, नई दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है। जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, यानी किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा हाल ही में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है ऑन दी रबी कैंपेन। कहां पर, ठीक है, कहां पर हुआ, ये हुआ भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, जो कि है हमारे एनआईएससी कॉम्प्लेक्स पूसा, नई दिल्ली के अंदर। क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने देख लिया कि भाई रबी क्रॉप किस प्रकार से आगे डेवलप कर पाए, और इसकी तो शुरू किया, इसकी चेयरमैनशिप की थी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, नेशनल केंद्रीय मंत्री किसके, एग्रीकल्चर एज वेल एज फार्मर्स वेलफेयर के। अगला प्रश्न आपके लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्पावरमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, ये संस्थान कहां पर है, यानी राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण संस्थान, यानी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि हमारे दृष्टि बाधित है, यानी जिनको विजुअल इंपेयरमेंट है, देखने में कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी है, चुनौती है, उनके लिए संस्थान कहां पर अवस्थित है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा देहरादून। कहां पर होगा, देहरादून इसका राइट आंसर होगा। देहरादून कहां पर है ये आपको बताइएगा, हिमाचल में है कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो स्टेट कैपिटल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में कि भारत के अंदर कुल डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि किसी न किसी शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे हैं, उनको उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विभाग काम करता है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, यानी केंद्रीय मंत्रालय के अधीन एक विभाग काम करता है। और इसके अधीन कुल भारत में 9 संस्थान है, जिसमें एक संस्थान कौन सा है, NIEPVD, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। ये स्थित है हमारे दिव्यांगजनों के लिए संस्थान है, ये काम करता है उन व्यक्तियों के लिए, और ये स्थित है देहरादून के अंदर। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1943 के अंदर एज दी सेंट डंस्टन हॉस्टल फॉर वॉर ब्लाइंडेड,
यानी उस समय का युद्ध चल रहा था और जो हमारे युद्ध के अंदर जो लोग घायल सैनिक सिपाही घायल हुए थे उनके ट्रीटमेंट के लिए संस्थान चलाया गया था इज द नेम ऑफ सेंट डंस्टन हॉस्टल्स फॉर दी वॉर ब्लाइंडेड। लेकिन 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया। क्लियर। और तब से संस्थान ये काम कर रहा है। अगला प्रश्न है द इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन ITFA was recently announced at which city। यानी आपको बताना है भारत और तुर्की यानी दो देश हैं, दो देशों के मध्य मैत्री संघ की स्थापना की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा किस शहर के अंदर की गई है? पहला है बेंगलोर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा पुणे और चौथा है ऑप्शन पटना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ है दैट इंडिया टर्की के रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, फर्दर करने के लिए हम ITFA बनाए यानी इंडिया टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन। फ्रेंडशिप का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कल्चरल टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, इनको हम बूस्ट करेंगे बाय सम मेजर्स। क्लियर। इसमें क्या होगा? ट्रेड, हमारा व्यापार होगा, कल्चर यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान होंगे, इसमें कि टूरिज्म भी पार्ट है इसका, हमारी आर्ट फॉर्म्स है उसको हम शोकेस करेंगे, एग्जीबिशंस होगी, टूरिज्म, और दूसरा एजुकेशन है यानी टर्की के स्टूडेंट अगर भारत में पढ़ना चाहते हैं इन दी हायर एजुकेशन सेक्टर तो वो आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव एक और है कि हैदराबाद को एज अ डेस्टिनेशन डेवलप करना फॉर दी टर्की, फॉर द टूरिस्ट ऑफ टर्की, यानी टर्की से आने वाले, तुर्की से आने वाले जो हमारे अलग अलग पर्यटक हैं उनको हैदराबाद लेकर आना, हैदराबाद की विजिट कराना, ये उनके लिए प्राइम डेस्टिनेशन बने। अगला प्रश्न आपके लिए, फर्स्ट प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र की घोषणा मतलब कहाँ बनाया गया? ये द फर्स्ट PM दिव्य आशा केंद्र वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा गोवा। गोवा के अंदर बनाया गया है PM प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में PMDK यानी प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र क्या है ये? तो सरकार के एक PSU है एलिम्को यानी आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। एलिम्को क्या करता है? जिस प्रकार से जो भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति दिव्यांगजन है, किसी का हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, तो उनके लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि जयपुर फूड संस्था काम करती है जिसमें कि व्यक्तियों को आर्टिफिशियल पांव पहनाए जाते हैं, उसी प्रकार से एलिम्को है सरकार का यानी गवर्नमेंट का PSU है अंडर इन दी मिनी रत्न कैटेगरी। इसके अंडर एक जो है प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र लॉन्च किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय केंद्र का, उसके अधीन संस्था काम करती है, उसके अधीन एलिम्को है, मतलब मंत्रालय का क्या है ये PSU है, और इसी के तहत हमने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र। दिव्य आशा मतलब क्या? जो दिव्यांगजन है उनके जीवन में आशा लेकर आना। वो कैसे लाएंगे? उनकी डिसेबिलिटी को दूर करना। हम परमानेंटली तो नहीं कर सकते, बट हमें कुछ इक्विपमेंट मिल जाए जो उनके साथ अटैच हो तो जीवन जीना उनका आसान हो सकता है। So it is an initiative specifically designed to support and empower senior citizens and persons with disability। जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें किसी प्रकार की दिव्यांगता आती है, किसी प्रकार की अक्षमता आ जाती है ड्यू टू सम हॉरिबल इंसिडेंट, उस केस में उनको सपोर्ट करना, लाइफ सेविंग सपोर्ट हम देंगे थ्रू दी दिव्य आशा केंद्र। अगर हम बात करें कहां पर बना है, तो गोवा के अंदर गोवा मेडिकल कॉलेज है बेम्बोलिम, वहां पर गोवा के अंदर एक बनाया गया है। ठीक है। और हाल ही में क्या हुआ है, एक हमने संस्थान पढ़ा था अभी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी देहरादून NIEPVD, यहाँ पर भी नया केंद्र ओपन किया गया है प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र। क्लियर। सरकार का लक्ष्य है कि वर्तमान में कितने हैं? 65 जो है हमारे पास दिव्य आशा केंद्र है। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में इनकी नंबर कितने बढ़ाएं? 300। और सरकार का एक विजन भी है कि सरकार चाहती है कि लगभग 100 किलोमीटर की परिधि में हमारे पास क्या होना चाहिए? पूरे देश में एक दिव्य आशा केंद्र हो। देखिए इसका एडवांटेज क्या होगा, मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता तो उसको वो डिवाइस लेनी, तो अभी कहाँ जाना पड़ेगा? किसी Tier 1 Tier 2 सिटी के अंदर। अगर मान लीजिए उसे गांव के पास कुछ 30-40 किलोमीटर दूर भी अगर एक केंद्र है तो व्यक्ति वहां जाकर एक फैसिलिटी एक्वायर कर सकता है। इसका लाभ क्या मिलेगा? जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनको काफी एडवांटेज मिलेगा, उन्हें लंबी दूरी पर जाकर लंबी वेटिंग लाइन में लग करके अपने इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है उनको लेने के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सरकार चाहती है अभी 65 है, इनको बढ़ाकर 300 कर दें और हमारे सेंटर जो है लगभग 100 किलोमीटर की रेडियस के अंदर डेवलप किए जाएं। अगला प्रश्न आपके लिए, रिसेंटली हु इज क्राउन्ड एज द फेमिना मिस इंडिया 2024? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, ये रैंडमली पूछे जाते हैं कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसको दिया गया है? पहला ऑप्शन रेखा पांडे, दूसरा निकिता पोरवाल, तीसरा नंदिनी गुप्ता जी, फोर्थ है आयुषी ढोलकिया जी। तो देखिए रिसेंटली ये अवार्ड मिला है निकिता पोरवाल को।
को मिला है निकिता पोरवाल। ये कहाँ से बिलोंग करती? शी बिलोंग्स टू दी मध्य प्रदेश। और लास्ट की विनर कौन थी? ये थी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। उन्होंने ही जो है इन्हें ताज पहनाया है। मतलब एक सेरेमनी होती है फेमिना मिस इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, ब्यूटी पेजेंट है ये। इसमें जो लास्ट डे का जो विजेता रही है वो इस साल की विजेता को ताज पहनाती है। इस साल की निकिता पोरवाल है। लास्ट डे की थी नंदिनी गुप्ता, शी बिलोंग्स टू राजस्थान। और वर्तमान में कहाँ, ये कहाँ से बिलोंग करती? शी बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। ठीक है। सेकंड का नहीं, रेखा पांडे जो ऑप्शन में था, कोई काम का नहीं था आपके लिए। ये कहाँ पर हुआ है? इट हेल्ड एट दी फेमस स्टूडियो, मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। और ये था 68 एडिशन, 60वां संस्करण था, जिसके अंदर की निकिता पोरवाल जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, उन्हें अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, रिसेंटली द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद। आपको ये याद करना है, आरओ है। क्या नाम है? आरओ है। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट एब्रीवेशन है, इतना अच्छा नाम है, आरओ है। एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद, यानी हम चाहते हैं समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की उन्नति। हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पर आयुर्वेद के लिए किस प्रकार से अलग अलग प्रयास किए जाएं, उसका एक सम्मेलन हुआ है। और ये आपको बताना है किस रीजन में हुआ है, किस सिटी के अंदर हुआ, वाराणसी में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में। तो एक देखिए, ये हमारे भारत के सीजीआई हैं, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर इसका इनॉग्रेशन जो है किया। सीजीआई कौन है वर्तमान में? 50th सीजीआई हमारे डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 50th हमारे ये 50 में है। 51 कौन सजेस्ट किए गए? 51 कौन चुने जाए, कौन बनेंगे अगली बार? वो बनेंगे संजीव खन्ना। संजीव खन्ना बनने वाले 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दी मंथ ऑफ नवंबर, टू बी स्पेसिफिक ऑन 11th ऑफ नवंबर। आरओ 24 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर, और जिसके अंदर ये बताया गया है किस प्रकार से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है लॉन्ग लाइफ के लिए, हमारी कंट्री के लिए भी और सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। कौन कर रहा है ऑर्गेनाइज? इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ और वेलनेस है, इसके अंदर आयुर्वेद का कितना बड़ा रोल हो सकता है, ये हम दिखाएंगे ग्लोबल लीडर्स को, सभी को। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट इट विल ओपन 10 न्यू आयुर्वेदिक सेंटर, यानी सरकार क्या करेगी? 10 नए आयुर्वेदिक केंद्र बनाएगी अक्रॉस द नेशन। ठीक है। अब इस जो मीटिंग होती है, जब भी मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है? कोई ना कोई एजेंडा होता है। ये कॉन्फ्रेंस हुई है, एजेंडा इसके अंदर है, क्या है कि आयुर्वेद है, एथनो मेडिसिन, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड क्या हो सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे करें, ड्रग डिलीवरी कैसे करें, इन सभी अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन किया गया है। और ये हमारे लिए इतना काम करनी आपको पता होना चाहिए कि जो है ये कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए, सरस आजीविका मेला 2024 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? सरस आजीविका मेला एक ऐसे मेला सेम लगता है जिसका नाम है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है। इसका आंसर आप बताइएगा कि सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगा था? इसी साल हुआ है, फरवरी मार्च के, आई गेस जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ये हुआ था सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। आपको बताना है कहाँ पर हुआ है ये। तो आप पहले इसका जवाब देखिएगा, सरस आजीविका मेला कहाँ लगा है? तो विशाखापट्टनम, राजकोट, गुवाहाटी और गुरुग्राम। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा गुरुग्राम के अंदर, यानी इसका नाम पहले क्या था? गुड़गांव था। यहीं पर हो रहा है हमारा सरस आजीविका मेला। आजीविका मतलब लाइवलीहुड। ठीक है। ये कौन कर रहा है? सो इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, यानी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRDPR है, और एक हमारा है ग्रामीण विकास मंत्रालय MRD। इन दोनों के द्वारा मिलकर आयोजन किया जा रहा है सरस आजीविका मेला का। ठीक है। फॉर दी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव, यानी तीसरे वर्ष लगातार आयोजन हो रहा है इन दोनों के द्वारा। कब से कब तक? 13 से 29 अक्टूबर। कहां पर होगा? ये होगा लेजर वैली ग्राउंड जो है गुरुग्राम के अंदर। क्लियर? ये आपको प्लेस का नाम याद रखेगा कि सरस आजीविका मेला कहाँ लग रहा है? गुरुग्राम के अंदर। सूरज कुंड मेला है वो आई गेस फरीदाबाद या कहीं लगा था। इसका आंसर हम कल देख लेंगे। आप अपने एंड पर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? ये है देख सकते हैं आप, सरस आजीविका मेला इस प्रकार से लग रहा है कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। टाइम दिया गया है इसके अंदर, कहाँ लोकेशन दी गई है?
कौन कर रहा है? MRD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एज वेल एज दी NIRDPR। ठीक है, एवरी आत्मनिर्भर फेस स्पीक इंट्रिकेटली स्क्रिप्टेड स्टोरीज। क्लियर, इसका थीम कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर पूर्वी भारत के लिए जो भी वहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी स्वयं सहायता समूह है, अगर वो अपने आइटम्स को, वहां के कल्चर को, वहां की आर्ट फॉर्म को शोकेस करना चाहे तो यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। कहाँ पर? गुरुग्राम में हो रहे इस सरस आजीविका मेला के अंदर। अगली हम बात करें, ये आयोजन जो किया जा रहा है सरस आजीविका मेला का, ये किस प्रोग्राम के तहत हो रहा है? देखिए हमारा एक मिशन है 2011 में लॉन्च किया गया था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM। ये कब लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2011 एज दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्रीय प्रायोजित योजना है DAYNRLM। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोडक्ट्स of the self-help group through organizing mela in different part of the country for the rural women self-help group। यानी जो स्वयं सहायता समूह होते हैं जिसमें कि सारी महिलाएं हों, ठीक है, उनको आजीविका के अलग अलग अवसर मिले, उनको एम्पावर कर पाए इकोनॉमिकली, सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर उनका बेहतर कर पाए, इसके लिए हमारे अलग अलग मेले होते हैं। उसी में है सरस मेला है जिसका आयोजन कर रहा है NIRDPR और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, मेले होंगे, क्या होगा, अलग अलग शॉप, अलग अलग स्टॉल्स लगती हैं, कस्टमर से डील करना, मार्केटिंग करना, वो अलग अलग इंटरेक्शन होता है। ठीक है, कब से हो रहा है सरस मेला? तो देखिए ये हो रहा है 1999 से यानी 1999 से हो रहा है लगातार, और इस वर्ष 26वां एडिशन है, 26th एडिशन चल रहा है हमारा किसका? सरस मेला का। थर्ड एडिशन किसका है? NIRDPR और MRD का मिलकर के। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके, इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर पवन चित्र किस एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किया गया है? मतलब क्या है, भारत का पहला हवाई अड्डा आधारित। क्यों इसे ऐसा क्यों बोला गया? बिकॉज इट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट एन एयरपोर्ट। ठीक है, क्या इसका नाम है? स्वचालित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर यानी इंडोर एरिया के अंदर एयर क्वालिटी क्या है इसको मॉनिटर करेगा, ये हमारा पवन चित्र। आपको बताना है पवन चित्र नाम का डिवाइस जो कि मॉनिटर है टू आइडेंटिफाई एयर क्वालिटी लेवल इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर किया गया है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फोर्थ है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए अगर आपको ऑप्शन इस तरह मिलते कि तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, मुंबई, तो आपको बताना आसान होता, बट जो इनके नाम है उससे पूछा गया है। वीर सावर कहाँ पे है? तो ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। छत्रपति शिवाजी मुंबई के अंदर है। तीसरा त्रिवेंद्रम है, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर है। फोर्थ है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारे कोलकाता के अंदर है। अगर आपको इनकी सिटीज के नाम मिलते हैं ना तो आप आराम से पता लगा सकते हैं, बट ओरिजिनल नाम पूछे गए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर। तो जितेंद्र सिंह जी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, पवन चित्र को अनवील किया है। पवन चित्र क्या है? ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बेस्ड एयर सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर है। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया, कहाँ सेटअप किया गया? त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है तिरुवनंतपुरम के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। किसने इसको डेवलप किया है? तो हमारा CSIRS काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के तहत संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी NIIST के द्वारा, CSIR के अधीन संस्थान है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है और सेटअप किया गया है इसको तिरुवनंतपुरम के अंदर। हमने देख लिया वीर सावरकर कहाँ पर है, ये पोर्ट है हमारा पोर्ट ब्लेयर के अंदर अंडमान निकोबार में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? माफ कीजिएगा कोलकाता नहीं, ये है वाराणसी है। कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर। अब कुछ न्यूज हम देख लेते हैं कि कर्मयोगी सप्ताह का लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका नाम है कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक यानी कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय जो लर्निंग वीक है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? ये किया गया लॉन्च नई दिल्ली के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। क्लियर। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि चलिए हम पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की, हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। तो पहले हम आते हैं कि है क्या चीज, है ना।
तो मिशन कर्मयोगी है ना, इससे लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 के अंदर, यानी सितंबर 2020 में से लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ अ रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम। हम चाहते हैं जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस हैं और स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स हैं, क्या करें, वो अपने आप को यानी नागरिक आधारित बनाए, यानी सिटीजन सेंट्रिक बनाए थ्रू ए रोबस्ट सिस्टम, जिसके अंदर क्या होगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जिससे क्या होगा, थोड़े सेंसिटिव और जो हमारा गवर्नेंस है, शासन है, उसको अच्छे से कर पाए। इसमें क्या होगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, क्षमता संवर्धन, क्षमता निर्माण होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमारे मानव संसाधन है का प्रबंधन किस प्रकार कर पाए, ये हम इसके अंदर सिखाते हैं। क्लियर। अब हम बात करें इसके अंदर क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें आई गोट प्लेटफॉर्म से लिंक करना होगा, कोर्स लेना होगा, ठीक है। कोर्स आर अवेलेबल इन वेबिनार फॉर्मेट, यानी जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा डिजाइन किया गया है वेबिनार के तौर पे, इसको देख के व्यक्ति सीख सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारे एमिनेंट स्पीकर हैं वो अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे इसके अंदर, और कर्मयोगी हैं इनको इंश्योर किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा टू वर्क फॉर दी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट 4 घंटे की कॉम्पिटेंसी लिंक्ड लर्निंग दी जाएगी, ठीक है। इतना इसका काम है। कर्मयोगी मतलब क्या, इंसान कर्म करता रहे योगी की तरह, निस्वार्थ भाव से जनता के कल्याण के लिए काम कर, यही कर्मयोगी है बस, और क्या इसके अंदर काम कर रहे हैं। अगली हम बात करते हैं एक संस्थान की, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये क्यों न्यूज में है, की वजह है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रालय होता है, उसी प्रकार से जो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, जिनका नाम है जयंत चौधरी इस मंत्रालय के लिए, और इन्होंने लॉन्च किया है नया एक्सटेंशन सेंटर का नाम है NSTI एट दी आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक जोन, AMTZ, आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक जोन कैंपस है, वहीं पर इन्होंने बनाया है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न, अगला न्यूज आ रही है मालावी से। इंडिया ने मालावी को क्या असिस्टेंस दिया है, यानी क्या सहायता देने का प्रॉमिस किया। हमने 4 एग्रीमेंट किए मालावी के साथ। भारत की जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो 3 देशों की यात्रा पर गई थी। पहला था अल्जीरिया, दूसरा था मोरितानिया और तीसरा है मालावी। 3 देशों की यात्रा पर गई थी, तो जो अंतिम देश मालावी था, और वहां पर भारत ने क्या किया, कुछ असिस्टेंस देने का, कुछ सहायता देने का कमिटमेंट किया। तो पहली बार हम देखें तो आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट सेंटर, जयपुर फूड संस्था है उसका आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट सेंटर जो है वो ओपन किया गया है मालावी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ इंडिया। दूसरा है, हम देंगे मानवीय सहायता, कितनी देंगे, चावल की देंगे 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस विल बी प्रोवाइडेड टू मालावी एज द ह्यूमन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। क्लियर। तीसरा है भावाट्रोन कैंसर ट्रीटिंग मशीन, जो है भारत सरकार की ओर से मालावी को गिफ्ट की गई है। क्या नाम है इसका, भावाट्रोन कैंसर ट्रीटिंग मशीन। अगर हमारे लिए काम की बात करें तो मालावी के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर लेजारस मैकार्थी चकवेरा, ठीक है। तो क्या याद रखें, लेजारस चकवेरा है, वो है मालावी के प्रेसिडेंट। अच्छा, अब एक न्यूज, अगली न्यूज है एक्स बैंड रडार से। ये न्यूज में क्यों आया, रडार आप सभी जानते होंगे, रडार का मतलब क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार में क्या होता है, एक होता है हमारा सोर्स, एक होता है हमारा रिसीवर, ठीक है। क्या करते हैं, रडार गन से हम रडार छोड़ते हैं, जो हमारी रेस जाती है वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर फिर लौट आती है, मतलब कितनी दूरी उस लाइट, उस वेव के द्वारा कितने कम समय के अंदर, कितने समय के अंदर ट्रेवल की गई है, लौट कर आना, ये काम होता है रेडार का, ठीक है। अब हमने बनाया एक्स बैंड रडार। इसकी हम बात करें क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा हाल ही में क्या हुआ था, केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुलाई के अंदर हुआ था, फ्लड आए थे, बड़ी मात्रा के अंदर बाढ़ आई थी। उसी प्रकार से सरकार चाहती है कि जिले के अंदर, वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एक्स बैंड रडार स्टैब्लिश किए हैं, जिससे क्या होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, फ्लड भी, बाढ़ भी आई थी, और उस लैंड स्लाइड भी हुआ था। इसमें क्या होगा, रडार जो है क्या काम करता है, ये इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द डिवाइस। क्या होता है, एक होता है हमारा सोर्स, क्या करता है, ये यहाँ से वेव्स ट्रांसमिट करता है। तो क्या होगा, तो भी मान लीजिए ए नाम का ऑब्जेक्ट है, ये कितना दूर है, क्या इसके फीचर्स है, ये पता लगाकर वापिस ये इंफॉर्मेशन यहाँ आती है रिसीवर के पास, ठीक है। कितने समय, कितने कम समय के अंदर पहुंचा है, कितनी दूरी, इसका पता लगाते हैं रडार के माध्यम से।
कितनी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि हम डॉपलर इफेक्ट देखते हैं ना, ट्रेन कितनी दूर है, कितनी स्पीड से आ रही है, वो कैसे पता लगाते हैं? बाय दी हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट। मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट का ट्रैक करना, वो लगाते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, जो एक्स बैंड रडार है ना, क्या काम करेगा ये करेगा एक्स बैंड के अंदर रेडिएशन इमिट करेगा, जिसका स्पेक्ट्रम होगा लगभग 8 से 12 गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, अगर हम बात करें वेवलेंथ की, जो तरंग दैर्ध्य होता है हमारा, अगर किसी वेव की वेवलेंथ छोटी होती है, यानी वेवलेंथ मतलब ये क्रेस्ट और ट्रफ प्रकार से होती है, इसे बोलते हैं वेवलेंथ। यानी एक तरंग कितना दूर ट्रेवल करती है एक सेकंड के अंदर, ये बोलते हैं क्रेस्ट। और ये होता है ट्रफ वाला एरिया, यानी ऊपरी भाग और नीचे वाला भाग है। अगर जितना कम होगा, मतलब ये वेव जो है इस प्रकार से इसकी क्रैश और ट्रफ छोटा होगा, इट अलाउ द रडार टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ हायर रेजोल्यूशन। यानी वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो एचडी पिक्चर्स, हाई डेफिनेशन या हाई रेजोल्यूशन पिक्चर हमारे पास नहीं मिल सकती। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसका वेवलेंथ कम होगा तो क्या होगा, हमें अच्छी पिक्चर मिलेगी। ये बताया गया है इस लाइन के माध्यम से आपको। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड फूड डे, यानी विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो इट इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 16th ऑफ अक्टूबर। कब से मना रहे हैं? तो 1979 से मना रहे हैं विश्व खाद्य दिवस। कौन मना रहा है? अंडर द एजिस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों किया है? बिकॉज इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर को। काम क्या है देखिए इसका, क्यों मनाते हैं? अगर खाद्य दिवस मनाएंगे का मतलब है कि विश्व में जो खाद्य आपूर्ति है उसको इंश्योर करें। जो गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उनको हम क्या कर पाए? फूड इंश्योर कर पाए। मीन टू फाइट अगेंस्ट द हंगर एंड एज वेल एज द राइज अवेयरनेस एंड टेक टू प्रमोट टू टेक सम एक्शंस अगेंस्ट द मेल न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। यानी जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, और हमारी है खाद्य सुरक्षा है, इसके बारे में जागरूक करना, सरकारों को अवेयर करना कि आप कदम उठाइए जिससे कि लोग भूखे ना सोए, भूखे ना मरे। क्लियर। इस साल की थीम क्या है? तो ये है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, यानी बेहतर भविष्य और बेहतर जीवन के लिए भोजन का अधिकार। ये इस साल का थीम, बहुत इजी थीम, आप याद रख लीजिएगा इसको। अब ये थीम किस प्रकार महत्वपूर्ण है? बिकॉज इट एम्फसाइज द फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू एक्सेसिबल न्यूट्रिशियस अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल फूड। देखिए, कोई व्यक्ति अगर जीवित है इस पृथ्वी पर, उसका एक मूल अधिकार ये बनता है कि उसको स्वच्छ पोषित भोजन मिले, जिसमें कि पोषक तत्व भी हो, स्वच्छ भोजन हो, यानी बासी खाना ना हो, खराब खाना ना हो, और वो सस्टेनेबल हो, यानी टिकाऊ भोजन भी हो, जिससे किसी का नुकसान भी नहीं होता पर्यावरण को। ये हम इंश्योर करना चाहते हैं। अगला है आईएसएस फ्लैगशिप इनिशिएटिव। क्यों पढ़ा है? लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है एक असेंबली की मीटिंग हुई है रिसेंटली। कहां पर? नई भारत के अंदर। ठीक है, आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। तो क्या हुआ है कि कुछ इनिशिएटिव आईएसए ने लिए, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी स्थापना होती है 2015 के अंदर बाय द कंट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज फ्रांस। इसने क्या किया है? सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज ये किया था इजिप्ट के अंदर COP27 के अंदर। इसका मतलब क्या है? जो भी सोलर क्षेत्र के अंदर काम करने वाली कंपनी स्टार्टअप है, उनमें स्टार्टअप चैलेंज किया जाएगा। दूसरा स्टार सी इनिशिएटिव, इसका मतलब है कि टू इंश्योर टू एनहेंस क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड फॉर दी फोटोवोल्टिक एंड सोलर थर्मल प्रोडक्ट। यानी हम चाहते हैं, देखिए इतना डिटेल की जरूरत है नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज क्या है, स्टार सी इनिशिएटिव क्या है। ठीक है, किसने लॉन्च किए? तो ध्यान रखिए, आईएसए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये भी हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत के अंदर बनाया किसने? भारत फ्रांस से मिलकर बनाया है। कुल कंट्री कितनी? 120 सिग्नेटरी प्लस हमारे रेटिफाइड कंट्रीज इसके अंदर है, इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट है। शुरुआत तो बहुत ही स्टार इनिशिएटिव 2022 के अंदर बाई आईएसए, यूनिडो और फ्रांस के द्वारा। तीसरा है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। हम चाहते हैं कि अफ्रीका जैसे रीजन के अंदर जो भी अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड रीजन है, जहां पर हम चाहते हैं सोलर क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट हो। फोर्थ है द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, यानी पहला अंतरराष्ट्रीय सौर उत्सव कहां मनाएगा? ये मनाएगा 2024 सितंबर के अंदर। जिसमें क्या होगा? उत्सव में क्या होगा? सभी क्षेत्र के लोग भाग लेंगे, मतलब इन्वेस्टर भी आएंगे, गवर्नमेंट भी आएगी, उनके प्रतिनिधि भी आएंगे, लीडर भी आएंगे, यूथ अकेडमिक अलग अलग इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। अच्छा, आपके लिए 3 सवाल है आज के कि पवन चित्र किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसको इंस्टॉल किया गया है। दूसरा है कि एक आरोह समिट हुई है, आरोह सम्मेलन का नाम है एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा आरोह है। ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? बाय दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50th सीजीआई मिस्टर DY चंद्रचूड़। थर्ड है फेमिना मिस इंडिया 2024 का अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, नंदिनी गुप्ता जी को मिला है या किसी पोरवाल जी को मिला है? ये आप बताइएगा आंसर।
ये हमारा लेक्चर समाप्त करें उससे पहले एक न्यूज और देख लीजिए आप। न्यूज इस प्रकार से है कि आज है 21 अक्टूबर। हम मनाते हैं आज के दिन 2 दिवस। क्या मनाते हैं? 2 दिवस। तो पहले हम दिवस की बात करें तो पहला हम मनाते हैं नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे। ठीक है, ये क्यों मनाते हैं? देखिए होता क्या है, इन द ईयर 1959 1959 के अंदर क्या होता है, चीनी सेना के द्वारा लद्दाख के अंदर भारतीय पुलिस सिपाहियों को एम्बुश के अंदर चाइना मिलिट्री इंडियन पुलिसमैन। होता क्या 1959 के अंदर 1959 के अंदर चीन की सेना के द्वारा भारतीय पुलिस सिपाहियों को उनका मार देती है, इसीलिए 1962 से 1962 से हम क्या मना रहे हैं, नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे। और 21 अक्टूबर क्यों चुना गया? बिकॉज 21 अक्टूबर 1959 को ही पुलिस की सेना ने चीन की सेना ने भारतीय पुलिस सिपाहियों को वहां पर मार दिया था, और उन्हीं की याद में, उन्हीं की कुर्बानी को याद करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे। कब मनाते हैं? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अक्टूबर। दूसरा हम क्या मनाते हैं? आज आज हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर दी आयोडीन। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर दी वर्ल्ड आयोडीन डे। क्या मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं, हम चाहते हैं कि विश्व के अंदर कोई व्यक्ति जो है आयोडीन की कमी से परेशान ना हो। क्यों आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आयोडीन इज ए मेन कंपोनेंट और मेन पार्ट ऑफ दी थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन भी है। तीसरा है, दूसरा T3 और T4 हार्मोन्स। इसका मेन पार्ट है क्या है? आयोडीन है। क्लियर? आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर डिजीज होती है। क्या होता है? गोइटर यानी केंगा या गलगंड रोग होता है, जिसमें क्या होता है, अगर शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा कम होती है तो क्या होता है, हमारा गले में सूजन आ जाती है। क्यों आती है? बिकॉज उसको चाहिए, इस ग्लैंड को चाहिए अधिक मात्रा में क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अगर उतना भी नहीं मिलेगा, उसको खींचने के लिए, कंज्यूम करने के लिए उसकी साइज फूल जाती है, तो गला फूल जाता है। उसे बोलते हैं केंगा या गलगंड रोग, इसका नाम है। और इसीलिए इसी कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा जैसे कि टाटा सॉल्ट आता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट है, मतलब उसके अंदर आयोडीन की मात्रा। देखिए आयोडीन की मात्रा अगर कम रह जाए ना तो दिक्कत वाली बात है, ज्यादा अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसके माध्यम से क्या मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। और अगर ज्यादा मात्रा आयोडीन की कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाती है। क्लियर? अगर आयोडीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, ठीक है, धात्री महिला, प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती महिलाएं होती है, उनके लिए महत्वपूर्ण। दूसरा जो फीटस हमारा फिट बनता है, भ्रूण बनता है, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए हमारा आज का लेक्चर है ये एंड करते हैं। आई होप कि आपको जो पढ़ाया गया वो समझ में आएगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी होगा इन द एग्जामिनेशन। तो इसी उम्मीद के साथ हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। जो आपसे प्रश्न पूछे गए इनका अपने एंड पर आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। और तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।